हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल केमिस्ट्री लर्निंग मेड इजी में। तो हम आज यहाँ पर पार्ट थर्ड के साथ उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर हम लोग आईआईटी जैम 2018 के केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 का सॉल्यूशन और ट्रिक जानेंगे, जो आपके आने वाले फ्यूचर में आने वाले जैम एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 22. The major product Y and Z in the following reaction sequence are. तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ था और उसका आपको रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट Y और Z आपको पता करना था, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो आपका जो पहला रिएजेंट था वो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर था, वो एक्सेस अमाउंट में था। और जो दूसरा रिएजेंट था वो था सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड उसके बाद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एटमॉस्फेयर दिया होता है। आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। तो मेनली यहाँ पर एक एनिलीन ग्रुप है जो NH2 कंटेन करता है। तो ऑब्वियस है जैसे ही उसके पीछे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर रहेगा तो ये जो लोन पेयर है ये इस पाई बॉन्ड को अटैक करेगा। तो ऑब्वियस जैसे यहाँ नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और फिर ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेट हो जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा आएगा, पहला एडिशन प्रोडक्ट नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर जाएगा और आपका ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेकेंड स्टेप में सेम ऐसे ही दोहराया जाएगा, सेम, क्योंकि एक्सिस में है। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट होगा जो आपको Y होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फिर क्या था, आपको सोडियम इथॉक्साइड दिया होता। सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन वो बहुत एसिडिक होता है। तो ये इथॉक्साइड इसको किसी एक कार्बन का H को निकाल लेगा। तो मान लीजिए यहाँ से निकालो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो सामने में जो कार्बोनिल कार्बन है उसको अटैक कर देगा, ठीक है, और साइक्लाइज कर जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ ये कार्बन अगर यहाँ अटैक किया कितना रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना। चलिए बना दिया ऐसा। तो ऑब्वियस अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा और इस पोजीशन पे OET लग जाएगा, स्टेरिक ग्रुप। फिर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो OET बाहर चला जाएगा। तो आपका जो वो होगा वो ऐसा होगा। साथ में देखिए आपको H3O+ दिया। तो आपको पता है एसिडिक एटमॉस्फेयर ईस्टर जो होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ईस्टर ब्रेक हो जाता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आपको NaOH और H3O+ दिया हुआ था। तो याद रखिए NaOH और H3O जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होता है तो याद रखिए इस रिएजेंट का काम ही है डीकार्बोक्सिलेशन करना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही इसमें पड़ेगा CO2 बाहर चला जाएगा तो आपका कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आएगा। तो दैट इज़ आपका Z। तो आपका दो प्रोडक्ट हुआ, दैट इज़ Y आपका ये हुआ और Z आपका ये हुआ। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरह से था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ था और पूछा था कि कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मैं ट्रिक बताऊंगा। हर समय याद रखिए कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, फिर से मैं बोलूँगा, जितना ज़्यादा आपका कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का संख्या बढ़ेगा, याद रखिए उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना घटेगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा पॉइंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में कहीं भी आएगा तो ये जो पॉइंट है इसको याद रखिए। तो आइए, पहला जो कंपाउंड था वो बेंजोइल क्लोराइड था, COCl। तो आपको पता है Cl क्या है, एक -I ग्रुप। तो ऑब्वियस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। फिर यहाँ आइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेनॉक्साइड आयन -I ग्रुप है लेकिन इधर +I ग्रुप है। तो यहाँ बोल सकते हैं नेट क्या है, कैंसिलेशन हो जा रहा है, यहाँ खींच भी रहा है और दे भी रहा है। तो थर्ड ग्रुप में आइए, यहाँ पर आपका दोनों दे रहा है। बेंजीन भी आपका +R इफेक्ट मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल की तरफ पोलराइज करा, ये नाइट्रोजन भी।
और यहाँ पर खाली बेंजीन कर रहा है। तो ऑब्वियस है, देखिए इन चारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ सबसे कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने -I ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। तो इस कंपाउंड का जो बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। उसके बाद ऑब्वियस है इन दोनों में तो दोनों देने वाला ग्रुप था, यहाँ पर एक लेने वाला और एक देने वाला, यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, तो दूसरा कंपाउंड था 2। फिर आइए यहाँ अब देखते हैं इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो तीसरा कंपाउंड क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन 4 देन 3, तो इसका ऑर्डर होगा 1 2 4 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। तो हर समय याद रखिए, फ्यूचर में आपको ये पॉइंट हर समय याद रखना है कि जितना ज़्यादा कार्बोनिल का कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कार्बोनिल कार्बन पे उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन 24, द सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो बोल रहा है कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताइए यहाँ से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है, या किस ऑप्शन को यूज़ करके हम बहुत सटीकता से बेंजीन को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो गौर कीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो 2 ब्रांच है उनके बीच में मेटा रिलेशन है, मतलब कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये थर्ड पोजीशन है, मतलब कि बोल सकते हैं कि दोनों में मेटा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के बीच में एक कार्बन का ही गैप है, मतलब दोनों के बीच में मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। तो हम क्या कर लें, स्टार्टिंग ऐसा क्या रिएजेंट लगा दें जो इस बेंजीन को मेटा डायरेक्टिंग बता दे। तो ऑब्वियस है अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देंगे और आपको रिएजेंट पता है एक एसाइल ग्रुप फिर एक लुईस एसिड, तो क्या हो जाएगा, COCl बन जाएगा, मतलब CO मतलब कार्बोनिल बेस्ड बेंजीन बन जाएगा। और आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद फटाक से आप क्या कर दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर दीजिए। तो ऑब्वियस है ये जो एल्काइल ग्रुप जो आएगा वो किस पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे ना आके कहाँ पर आ जाएगा, मेटा ग्रुप पे। और फिर फटाक से क्या कर दीजिए, उल्फ क्रिस्नर रिएक्शन या क्लीमेंसन रिडक्शन कर दीजिए, तो आपको जो एल्डिहाइड कीटोन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। तो ये था रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए आपका रिएजेंट केमिस्ट्री जितना स्ट्रांग होगा भाइयों, बीएससी में जितना आप रिएजेंट केमिस्ट्री पे काम कीजिएगा आप उतनी आसानी से मार्क IIT। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट करस्पॉन्ड टू रिवर्सिबल एंड आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज। तो आपको पता है आइडियाबैटिक कंडीशन मतलब क्या होता है, आइडियाबैटिक कंडीशन मतलब जहाँ पर हीट एक्सचेंज 0 हो, हाँ कि ना। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको पता है इंट्रोपी चेंज क्या होता है, del Q by del T। ऑब्वियस है बता दिया है del Q क्या है, 0 है, तो ऑब्वियस है del S क्या होगा, 0 होगा। 3 लाइन का क्वेश्चन था, पटाख से बना देना था, पटाख से आपको मार्क स्कोर करना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रोलाइट Ab2 आयोनाइज इन वाटर। दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में आयोनाइज डिसोसिएट कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो मैं कुछ आपको फॉर्मूला बता दूंगा जिसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रिमेंबर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में इसी तरह का क्वेश्चन आपको मतलब कि IIT जैम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस पार्ट में 3 फार्मूला होता है। एक होता है मीन आयनिक मोलैलिटी, जिसका फार्मूला ये है। दूसरा होता है मीन आयनिक एक्टिविटी, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पर बता दिया है, मोलैलिटी इनटू मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ इस 2018 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वो था मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो उसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि आपको सिंपली याद रखना है कि इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का, ठीक है, इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का एक्टिविटी आपको लेना है, और उसका पावर क्या हो जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, मोलर कोफिशिएंट, उसका रेसिप्रोकल होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना, ये सब तीनों फार्मूला आपको याद रखना, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो आपको
क्या दिया हुआ था, AB2 डिसोसिएट इंटू A2 प्लस प्लस 2B माइनस। ठीक है, फॉर्मूला मेरे को पता है। इसका कोफिशिएंट कितना है, A2 प्लस कैटायन का 1, एनायन का 2। चलिए पुट कर दीजिए फॉर्मूला पे, तो YA2 प्लस इस आपको कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा तो 1 हुआ। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट 2 में। अब बोला 1/v, ठीक है, तो 1/v कैसे निकालेंगे, दोनों कोफिशिएंट को आपको चुपचाप ऐड कर देना है, दैट इज 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया, 3/2 को अंदर लेके चले जाइए तो ऑब्वियस 2 कैंसिल, तो आपका ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें से कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा था, मतलब कि चारों ऑप्शन इसमें गलत था। तो जिन जिन बच्चों ने इसको जस्ट छुआ है या तुक्का भी लगाया था ना, उनको 2 मार्क्स फटाक से मिल गया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, तो आप ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम IIT का क्वेश्चन सेटर गलती नहीं करेगा और उस टाइम आपको सच में राइट आंसर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द रिएक्शन A goes to product follows first order kinetics if the concentration A represent the concentration of reactant at time t, the incorrect variation is shown in। तो यहाँ पर 4 ग्राफ दिया हुआ था, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया था, बताना था कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिपेंड अपॉन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस एक रिएक्टेंट दिया है तो हम क्या लिख देंगे, dA/dt, नेगेटिव साइन, क्योंकि जो आपका कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो क्या होता है, उसका रेट घटता ही जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डायरेक्टली को हटाने के लिए कांस्टेंट डाल दिए। तो इस रिलेशनशिप से आपको क्या पता चल गया कि ऑब्वियस है -dA/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन का होगा ऑर्डर। तो ऑब्वियस है ये इसका मतलब कि राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको 4 ग्राफ दिया हुआ था वहाँ पर, पहला ग्राफ ये था, तो ऑब्वियस है यहाँ पर आपको शायद dA/dt विथ टाइम दिया हुआ था, वो ऐसे डिक्रीज हो रहा है। सही बात है, जैसे जैसे रिएक्शन आपका बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों होगा, घटते जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही था, ए सही था। सी आपका था कि -dA/dt, वही सेम, ये भी सही है। फिर बोल रहा है log A/t, एक मतलब कि इस तरह का रिलेशन है, ये भी ग्राफ सही है, क्योंकि आपका जब कंसंट्रेशन घटेगा जी विथ टाइम तो उसका लॉग का भी तो टर्म घटेगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन आपका विथ टाइम डिक्रीज ही होगा कोई भी रिएक्शन में, तो ये भी सही है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो आपका ऑप्शन बी था जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ था, ये तो आपका राइट आंसर है, ये एक्चुअली में होना चाहिए बी, लेकिन आपका जस्ट अपोजिट था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, तो ऑब्वियस है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी। तो इस यहाँ पर पॉइंट रखने। क्वेश्चन नंबर 28, द बिहेवियर ऑफ क्लोरीन इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस बिहेवियर एट। तो ये सब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब एकदम रिमेंबर वाला करने का क्वेश्चन था, और ये जिनको याद होगा वो फटाक से विद इन सेकेंड इसको स्कोर कर सकते थे। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 200 डिग्री सेल्सियस और 0.5 atm प्रेशर, वहाँ पर क्लोरीन जो है आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ वेक्टर ए, यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, इज रोटेट थ्रू एंगल एंड इज डबल मैग्नीट्यूड रिजल्ट इन बी। ठीक है, बोल रहा है कि एक वेक्टर है, इसको रोटेट किया तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। एन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ एक्स इज, बोला तो एक्स का एक्सेप्टेबल वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियस है यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में देखिए बात कर दिया मैग्नीट्यूड का, तो चुपचाप दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो आइए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो भी की पॉइंट था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जिन जिन बच्चों को मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद था वो पटाख से बना लेंगे इस क्वेश्चन। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जिसका कोई भी वेक्टर का जो क्वांटिटी टर्म होता है उसका स्क्वायर रूट अंडर होता है, तीनों का स्क्वायर करके एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन वेक्टर है, तो तीनों आई वैल्यू, जे वैल्यू एंड के वैल्यू जो है 3 कोऑर्डिनेट्स है, उसका जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसका स्क्वायर ऐड करना है, फिर रूट ओवर निकाल लेना है। तो पहला आपको वेक्टर ए दिया था, तो चलिए इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। सिमिलरली जब बोला कि उसको रोटेट किए
तो वो दो दुगना बढ़ गया, हाँ कि ना, तो उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि जैसे ही इसको कुछ एंगल से रोटेट किए तो जो 2 मतलब कि b का वैल्यू दुगना हो गया, तो हम कह सकते हैं, तो गिवन है 2a इज इक्वल टू b, बैठा दीजिए दोनों तरफ। अब चुपचाप x का एक ऐसा वैल्यू लगाइए जो LHS और RHS को बराबर कर दे। तो आप ट्राई मारिए 1 2 3 4, तो मैंने जब आप 2 को ट्रायल मारिएगा तो देखिएगा दोनों जो LHS है और RHS बराबर हो गया। तो बोल सकते हैं जो x का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है इस कंडीशन में वो 2 है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस भी था। क्वेश्चन नंबर 30। तो भाइयों और बहनों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो IIT जैम है ना, एक्चुअली उसमें आपको अपना कंसेप्ट पे तो ध्यान देना है, लेकिन कुछ कुछ बातों को आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ टर्म्स को या कुछ कुछ सब्जेक्ट के पार्ट्स को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 100% मतलब कि मार्क स्कोर कर सकते हैं या अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो आपका जीता जागता उदाहरण आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 30। फिर यहाँ पर भी आपको याद रखना पड़ेगा ये सब जो टर्म्स, ये सब क्वेश्चन जो है जिनको फार्मूलाज याद हैं, कोलराज लॉ याद है, वो फटाफट इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो क्वेश्चन था विथ रेफरेंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्वस करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ऑस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है। तो इसका जो सबसे सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, दैट द बोथ एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोटिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू द डिक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो दो फैक्टर होता है दोनों कंट्रीब्यूट करता है आपका डिक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको रिएजेंट केमिस्ट्री आपको स्ट्रांग रखना है। अगर ये सब आप स्ट्रांग कर लिए तो आपको IIT जैम में अच्छा रैंक या अच्छा कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो आपको ऐसे ही अच्छे अगर आपको कंसेप्ट ट्रिक्स जानना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। मैं आने वाले वीडियोस में और अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको फ्यूचर में IIT गेट या जैम या नेट होने वाले एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई कराने में मदद करूँगा। थैंक यू।